कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर टेंशन में विद्यार्थी। स्टूडेंट्स का सवाल, बेकाबू कोरोना कैसे दें परीक्षा। अभिभावकों का डर, कोरोना के खतरे के बीच कैसे होंगी परीक्षाएं। पढ़ाई ऑनलाइन तो परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं। कोरोना गाइडलाइन के साथ परीक्षा के लिए स्कूल कितने तैयार। वक्त पर नहीं हुई परीक्षाएं तो स्टूडेंट्स का भविष्य हो सकता है प्रभावित। आरबीएसई 10वीं की परीक्षाएं 6 मई से 25 मई तक होंगी। आरबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 6 मई से 29 मई तक चलेंगी। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 7 जून तक होंगी। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होंगी। कोरोना काल में सुरक्षा भी परीक्षा भी है बड़ा सवाल। परीक्षाओं की अग्नि परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना फिर बेकाबू हो रहा है। संक्रमितों के रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं। राजस्थान में बोर्ड के एग्जाम मई महीने में होने हैं, जबकि सीबीएसई के एग्जाम जून में हैं। परीक्षा को लेकर विद्यार्थी टेंशन में हैं। स्टूडेंट्स को कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षा का टेंशन सता रहा है। वहीं अभिभावकों की चिंता है कि कोरोना गाइडलाइन के साथ कैसे परीक्षाएं होंगी। पेरेंट्स को परीक्षा और सुरक्षा दोनों की चिंता सता रही है। वहीं स्कूल भी चिंतित हैं कि कोरोना काल में परीक्षाएं करवाना चुनौती भरा काम है। सवाल हर तरफ से हैं। आज इसी मुद्दे पर गेस्ट पैनल की राय जानेंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित छंगानी जी, अभिभावक हैं। नरेंद्र रावत जी, निजी स्कूल संचालक हैं। बीएल मिश्रा जी, शिक्षाविद हैं। और अवधेश अकोदिया जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर और लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा केस पर डे आ रहे हैं, ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन किस तरीके से देखते हैं इससे? देखिए अभिषेक जी, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है ऐसे समय पर, जब वैश्विक महामारी का दूसरा दौर पूरे भारत में शुरू हो गया है। पहले से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे समय पे परीक्षाओं का आयोजन करना, जिसमें लाखों विद्यार्थी भाग लेंगे, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। ये जो पूरा साल है, पूरा जो सत्र रहा है, विद्यार्थियों के लिए पहले पढ़ाई करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। नियमित कक्षाएं नहीं लगी, वो कक्षा में पढ़ने नहीं जा पाए। किसी तरह से जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई ऑनलाइन क्लासेज की, उसके ज़रिए उन्होंने पढ़ाई की। जो बोर्ड की क्लासेज हैं या बाकी क्लासेज हैं, उनका कोर्स कम किया गया। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि जब तक परीक्षाएं आएंगी तब तक कोरोना का जो दौर है वो थम जाएगा, क्योंकि जो केसेज है वो दिनों दिन कम होते जा रहे थे। लेकिन ये जो दूसरा दौर शुरू हुआ है, इससे सबकी चिंता बढ़ गई है। देखिए, लाखों विद्यार्थी हैं, वो किस तरह से परीक्षा केंद्रों पर जाएंगे? क्या उनसे कोरोना रिपोर्ट मांगी जाएगी? यदि नहीं मांगी जाएगी तो उनमें से कोई संक्रमित हुआ तो उनसे किसी को संक्रमण फैल गया तो क्या हो गया? यदि कोई
पॉजिटिव निकल जाता है परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले, तो उसकी परीक्षा कैसे होगी। देखिए, गाइडलाइन सब जगह बनती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कुंभ का मेला चल रहा है, अर्ध कुंभ का, गाइडलाइन वहाँ के लिए भी हैं, लेकिन वो किस तरह से उनको वो तोड़ी जा रही है वहाँ पर। तो जो लाखों विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे, यदि उनके साथ भी ऐसे हुआ तो संक्रमण जिस तेज गति से फैलेगा और जिस आयु वर्ग में फैलेगा, वो बहुत चिंता की बात है। तो यानी कि अगर अभी की स्थिति में आपसे समझूं, परीक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद सुरक्षा है, तो फिर परीक्षा के लिए किया क्या जाए? क्योंकि कई जगहों से अब मांग ये उठने लगी है, अभी अभी अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि सीबीएसई की परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया जाए। देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल चिंता जायज है सभी की, खासतौर पर परिजनों की जो चिंता है, क्योंकि जिस तरह की न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल हैं, किसी के एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, तो उनको यदि आप इस महामारी के दौर में ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भेजेंगे जहां पर किसी सेंटर पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे हैं, भले ही आप गाइडलाइन बना दीजिए, लेकिन भीड़ भाड़ तो वहां पर रहेगी। यदि उनमें से कोई संक्रमित है, उसके संपर्क में वो आते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो सुरक्षा तो पहली प्राथमिकता है ही। बिल्कुल, वैसे भी कौतूहल भी होता है परीक्षा को लेकर के, परीक्षा खत्म होगी, जो परीक्षार्थी हैं वो आपस में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, वो सब संपर्क होगा ही होगा, लाख गाइडलाइंस बना ली जाएं। लेकिन अब एक चीज बीएल मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, परीक्षा भी अनिवार्य है, सुरक्षा उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य है। ऐसे में दोनों चीजें अभी संभव कैसे हो सकती हैं? क्योंकि आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं कोरोना के, आज भी 1,60,000 से ज्यादा केस सामने आए। अभिषेक जी, आपका ये सवाल बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि परीक्षा भी बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। अभिभावक और विद्यार्थी दोनों ही इस असमंजस में है कि पढ़ाई भी होनी चाहिए, परीक्षा भी होनी चाहिए, बच्चों का कैरियर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। बच्चे को भी ये लगता है कि मेरा भविष्य ख़राब नहीं हो, अभिभावक को भी ये लगता है कि मेरा भविष्य ख़राब नहीं हो। लेकिन समझदार लोग ये भी सोचते हैं कि भविष्य से ज़्यादा जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन कैसे बचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को अपने एक योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार की एक गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी, जिससे कि विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आए, अभिभावक मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आए। अभिभावकों को ये विश्वास हो कि मेरा बच्चा जब परीक्षा केंद्र पर जाएगा तो वह सुरक्षित रूप से अपने स्थान पर बैठेगा और कोरोना के चपेट में या कोरोना से संक्रमित होने की उसकी संभावना बहुत कम होगी। इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं होती हैं तो मुझे लगता है कि परीक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन बीएल मिश्रा जी, ये संभव आपको लगता है? क्योंकि 2,000, 10,000, 50,000 स्टूडेंट्स परीक्षा नहीं देंगे, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं पूरे भारत में परीक्षा देंगे, राजस्थान में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। क्या आपको संभव लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अभिषेक जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले वर्ष भी जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा था तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं बीच में ही स्थगित कर दी गई। और आज की स्थिति शायद पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा भयानक है, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए कि मुझे लगता है कि सरकार बहुत संवेदनशील है। सरकार में बैठे हुए शिक्षा मंत्री, सरकार में के अधीनस्थ कार्यरत जितने भी अधिकारीगण हैं, वो इस विषय को लेकर के बहुत संवेदनशील हैं और रोज़ इस विषय को लेकर के शिक्षा विभाग में चर्चाएं भी हो रही हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थी को सुरक्षित रखते हुए उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव भी नहीं हो और परीक्षाओं का आयोजन हो। लेकिन मेरा विशेष रूप से मानना है कि यदि किसी भी विद्यार्थी की जान जोखिम में है तो इसके लिए चाहे परीक्षाओं को स्थगित करना पड़े, चाहे परीक्षाओं की प्रक्रिया जो है उसमें बदलाव करना पड़े, लेकिन विद्यार्थी की जो जीवन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन से अभिभावक के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो, विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक दबाव में रहकर के परीक्षा देगा। छंगानी जी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं सीधे तौर पे अगर आपसे पूछूं, आप एक अभिभावक हैं, क्या आप अपने बच्चे को इस वक्त एग्जाम देने के लिए भेजना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, संभवतः बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिस तरह से सरकार ने जो रवैया अपनाया, स्कूलों ने जो रवैया अपनाया, जिस तरह से ये कोविड के अंदर सिचुएशन क्रिएट हुई है,
तो किसी भी रूप से ये संभव नहीं है कि बच्चे को जो है स्कूल में भेजा जा सके, परीक्षाएं कराई जा सके। कारण ये है, सर्वप्रथम अगर बात करें तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस परीक्षा की ये बारंबार बातें की जा रही हैं, उस ऑनलाइन शिक्षा को इन्होंने, सरकार ने सर्वप्रथम ऑप्शनल किया। अब आप खुद ही सोचें कि गांवों में कहाँ पे बच्चा पढ़ा होगा, किसके पास इक्विपमेंट होंगे, किस तरह से पढ़ा होगा। तो ये परीक्षा का दबाव क्यों, ये जो मानसिक दबाव परीक्षा का वापस आ रहा है, और इसमें मानसिक दबाव के अंदर जो ये कहते हैं कि ऑफलाइन के अंदर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ये अपने आप में ही विरोधाभासी है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन थी, उसके अंदर स्कूलों ने जो एफिडेविट साइन करवाए या जो बुलाने के लिए उन्होंने जो ये कहा, तो उसके अंदर ये एफिडेविट था कि बच्चे की जिम्मेदारी अभिभावक की होगी। स्कूल जो है उसमें किसी भी प्रकार से अगर कोविड बच्चा आ भी जाता है या बीमारी हो भी जाती है, तो स्कूल जो है उस पर किसी भी तरह का स्कूल के ऊपर कोई भी उस पर प्रभाव नहीं होगा। तो आप खुद सोचें कि स्कूल खुद भी जो है अभी ये संशय की स्थिति में, स्कूल भी संशय में है, अभिभावक भी संशय में। तो इस पर्पज से जो है किसी भी रूप से ये जायज़ नहीं है कि अभी परीक्षाएं कराई जाएं। और मेरे हिसाब से जब तक ये तो अमित जी, आपको विकल्प क्या लगता है, क्या विकल्प क्या लगता है? क्योंकि पिछली बार हमने ये देखा कि उम्मीद ये की जा रही थी, जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार धीमी हुई, महज 8,000 केस एक दिन में आ रहे थे, वहां तक हम पहुंचे और अब 1,60,000 और 70,000 तक पहुंच गए हैं। तो उस वक्त ऐसा लगा कि चलिए अब चीजें बेहतर हो रही हैं, तो परीक्षा का आयोजन अब होना भी चाहिए। सारी चीजें धीरे धीरे पटरी पे लौट रही थी। लेकिन अब जब परिस्थितियां विकट कुछ ज्यादा ही हो गई हैं, ऐसे में आपके अनुसार ऑप्शन क्या लगता है? क्योंकि परीक्षाएं भी तो जरूरी हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है, परीक्षाएं जरूरी है, पर इसके संबंध में सरकार का विजन जो था वो अपने आप में अजीब सा स्थिति थी। सरकार ने कभी भी ये नहीं सोचा, सरकार को ये देखना चाहिए था कि जो स्थिति ये कोविड के पिछले साल आई, ये आगे भी हो सकती है। उसके संबंध में सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए थी, परीक्षा का विकल्प तय करना चाहिए था। जिस तरह से दूरस्थ शिक्षा के अंदर परीक्षाएं ली जाती है, जिस तरह से ये ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई, उसी के पैटर्न के हिसाब से परीक्षा का कोई पैटर्न तय करना चाहिए था, ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहता और इससे निजात भी पाई जा सकती। ठीक है, नरेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं, निजी स्कूल संचालक हैं। नरेंद्र जी, क्या आपका स्कूल और आप इस वक्त तैयार हैं कि आप अपने स्कूल में 5 या 6 पेपर के एग्जाम करवाएं, 500 बच्चों का वो सेंटर हो और कोई भी बच्चा पॉजिटिव ना हो? ये परिस्थिति है, वहां पे तैयारियां इस तरीके से हैं? सर देखिए, कोरोना कोई अचानक से नहीं आया है कि इस साल आया हो। ये लास्ट ईयर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है पूरे विश्व भर में। और लास्ट ईयर भी इसी मैटर को लेके डिस्कशन हुआ था, एग्जाम्स को लेके, स्टडीज को लेके। कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम स्पॉइल होता जा रहा है। हम कहीं ना कहीं, आम पब्लिक उसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूं कि हम लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हमारे ई लर्निंग को। और कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट टीम ने, हमारे टीचर्स ने बहुत ही मेहनत करके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आके वर्क किया, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराई गई। और अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो 10th और 12th के बच्चों के लिए स्पेशली हम लोगों ने क्लासेस चलाई, जिसमें हम लोगों ने बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम्स भी करवाए और ऑनलाइन भी हम लोगों ने करवाए थे एग्जाम। और मेरा मानना है इस कोरोना काल में एग्जाम बहुत जरूरी है बच्चों का सही मूल्यांकन करने के लिए, कि आगे फ्यूचर में यदि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा इजीली या उनके एग्जाम नहीं नरेंद्र जी, प्रमोट करने की तो अभी क्या, बात नहीं है। बात है कि परीक्षा के लिए ई लर्निंग को कैसे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जहां पे क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत शायद पता होगी देश की कि आज भी कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पे बिजली तक नहीं पहुंची है। कई ऐसी जगह है वहां नेटवर्क होता ही नहीं है। सर मानते हैं भारत गांव का देश माना जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में माननीय नरेंद्र मोदी की गाइडेंस से टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बच्चों में ऑनलाइन स्टडीज काफी डेवलप हो चुकी है इस सेशन के लिए, और कहीं ना कहीं आगे वाले सेशन के लिए भी कि वो ऑनलाइन के लिए अच्छे से बच्चे प्रमोट हो सकते हैं। नरेंद्र जी, आपको हकीकत यह भी पता होगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैक्सिमम अभी भी बच्चों का यही कहना है कि ऑफलाइन क्लासेस कहीं ज्यादा बेहतर हैं
ऑनलाइन क्लासेस से। भले ही ई लर्निंग को बढ़ावा देने की कोशिशें हैं, होना चाहिए, अगर ऐसे कोई विकल्प होते तो होना चाहिए, लेकिन अभी भी ऑफलाइन क्लासेस को प्रेफर करते हैं बच्चे। सर ऑफलाइन बच्चे ही नहीं, पूरा टीचर स्टाफ मैनेजमेंट सभी प्रमोट करना चाहता है और सब जानते भी है, इवन पेरेंट्स भी। हम लोगों ने पीटीएम ऑर्गेनाइज करी थी जनवरी फरवरी के टाइम पे। उस समय पेरेंट्स ने नंबर ऑफ हमें अनुमति दी थी कि आप लोग मैक्सिमम बच्चों को बुलाएं और काउंसलिंग करें और उनको गाइड करें रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और सरकार से भी अनुमति ली थी कि बच्चों में कहीं ना कहीं ऑफलाइन को लेके वो प्रमोट होए। तो इसी वजह से मैं कह रहा था ना, ई लर्निंग को धीरे धीरे वक्त लगेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो भविष्य की बात है, टेक्नोलॉजी भविष्य की बात है। अभी फिलहाल हमारा देश इस स्थिति में नहीं है जहां टेक्नोलॉजी पे पूरी तरीके से हम निर्भर हो जाएं। अब अवधेश जी, एक चीज, जिस चीज की चर्चा नरेंद्र जी कर रहे थे, क्या हम इस परिस्थिति में आज के डेट में हैं कि ऑनलाइन एग्जाम ही करवा लिए जाए? क्या यह पॉसिबल है? उस परिस्थिति में हम हैं? देखिए अभिषेक जी, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना बहुत ही टिपिकल एक टास्क है, क्योंकि एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ग्रामीण भारत है वहाँ पर केवल 22.7% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो इतना कम आंकड़ा है, 1/4 जनता के पास, मतलब 3/4 लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है अभी। मैंने कहा तो तो उनके सर बच्चे नेटवर्क क्या तो ऑनलाइन पढ़ा, नेटवर्क होता ही से नहीं पढ़े होंगे, भले ही हम 5G की तरफ होता बढ़ ही रहे नहीं हो, है। लेकिन नेटवर्क होता ही नहीं है। 2G आप का वहाँ पे नेटवर्क नहीं ऑनलाइन, होता। आप ऑनलाइन पढ़ाई तो छोड़िए, वहाँ पर बातचीत कर लें वो काफ़ी है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति जब हो तो क्या तो उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ी होंगी, और क्या वो किस ढंग से ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। देखिए आपातकालीन स्थिति है, सबको पता है, लेकिन इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई गई, जिसमें एक ई लर्निंग भी है, वो उसको इतना सक्सेसफुल मानना कि केवल उसी के बूते हम आगे पढ़ाई पढ़ा लेंगे या परीक्षा ले लेंगे, ये संभव नहीं है। देखिए जो टीचिंग होती है ना, उसमें केवल टीचिंग नहीं होती है, उसके साथ लर्निंग भी होती है। आप स्कूल में जाते हैं, इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का। तो ये आप केवल ई लर्निंग से नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज पढ़ा के एक तरह से आप खाना पूर्ति करते हैं कि आपने पढ़ा दिया है, बच्चे ने पढ़ लिया है। कई तरह की स्टडीज आई हैं कोरोना काल के दौरान ही, कि जो ऑनलाइन स्टडीज हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं, वो बहुत खतरनाक हैं। तो उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं केवल आंख बंद करके कि एक हमने एक ऑप्शन चुना था, ये ऑप्शन ठीक है, इस पे चलना चाहिए। सरकार को और जो स्कूल हैं, जो एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि यदि ये बीमारी का दौर और लंबा चला तो किस तरह से इससे निपटा जाएगा, और क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। क्या कोई इस तरह का मॉड्यूल तैयार हो सकता है कि वो स्टूडेंट के घर पे चला जाए, वो स्टूडेंट उसको घर पे पढ़ ले, उसमें आप उस तरह की कोई एक्सरसाइज उसको दे दें कि उसको फिल करके वो दे दे, टीचर उसको स्कूल में चेक कर ले, वापस स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। इस तरह का जब तक कोई इंटरेक्टिव मीडियम नहीं होगा, तब तक ये जो मौजूदा सिस्टम है वो चल नहीं पाएगा ज़्यादा। कुछ ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें असाइनमेंट्स वगैरह देती हैं, उस तरीके से भी कुछ दिए जाए टास्क? जी बिल्कुल, इस तरह का कोई ना कोई आपको अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। केवल जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनके भरोसे इस महामारी के दौर से निपटना संभव नहीं है पढ़ाई की दृष्टि से, और ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि पिछले महीने तक हम ये सोच के चल रहे थे कि बीमारी लगभग चली गई है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कोई नहीं जानता है, अब ये पता नहीं है किसी को। बिल्कुल। बीएल मिश्रा जी, देखिए बहुत अहम बातें जो हैं वो कही हैं अवधेश जी ने। आप भी शायद इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जो ई लर्निंग है या ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम उसको अभी उतना सक्सेसफुल नहीं कह सकते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि कुछ लोग ही सही जुड़े जरूर हैं, लेकिन उतने से क्या हम 100% आगे बढ़ गए हैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ? क्या ऑनलाइन एग्जाम इसका विकल्प हो सकता है? अभिषेक जी, अवधेश जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ना तो ऑनलाइन एजुकेशन विद्यार्थियों को पूरी तरह से मिली है। राजस्थान में, अगर हम राजस्थान के परिवेश को देखें तो राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, खासतौर से सरकारी विद्यालयों की मैं बात करता हूं, सरकारी विद्यालयों की स्थिति यह है कि वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बच्चों को और अभिभावकों को कोई विशेष जानकारी नहीं है। ई लर्निंग तो बहुत दूर की बात है।
तो मेरी समझ से ये परे है कि किसी भी विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी, मेरे ख्याल से राजस्थान में जो शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ना तो ई लर्निंग एजुकेशन संभव हो पाई, ना वो पढ़ाई कर पाए, ना ऑनलाइन परीक्षाएं संभव हैं। तो मेरा ये मानना है कि वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में, आज की स्थिति में भी नगरीय क्षेत्रों में सभी जगह विद्यालय बंद हैं, पहली क्लास से लेकर के और 9th क्लास तक। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में आज भी 6ठी क्लास से और 12वीं क्लास तक के विद्यालय चल रहे हैं। तो हो सकता है कि अलग अलग पार्ट में अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी बैठ करके एक योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार की एक योजना बनाए कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षाएं पहले हो जाएं, नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में परीक्षाएं बाद में हो, इस प्रकार से परीक्षाओं का आयोजन हो, क्योंकि परीक्षा भी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, लेकिन बीएल मिश्रा जी, एक दिक्कत तो ये भी आपने देखिए, अभी मैंने नरेंद्र जी से सीधा पूछा कि क्या 500 बच्चों का अगर सेंटर आपके स्कूल में होता है, क्या स्कूल तैयार है उसके लिए? वो नहीं बता पाए कि स्कूल तैयार है या नहीं। तो तैयारी भी तो हमारी उतनी पुख्ता नहीं है, स्कूल में भी तैयारी नहीं है, पेरेंट्स के मन में डर है। आपने सुना होगा अमित जी को। देखिए मेरा मानना है कि रावत साहब का जो विद्यालय है वो जयपुर शहर के अंदर है। सिर्फ जयपुर शहर राजस्थान नहीं है, राजस्थान से गांव-गांव, ढाणी जुड़ी हुई है और सरकार के पास बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं। परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है, लेकिन अलग अलग पार्ट में हो। ग्रामीण क्षेत्र में माध्यमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर के ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर परीक्षाओं का आयोजन होता है। 500 और हजार बच्चे बैठते हैं और इतने सारे, क्योंकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय संचालित होंगे नहीं, तो परीक्षा केंद्र ज़्यादा बढ़ा दिए जाए। परीक्षा केंद्र ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं, इस स्तर पर पहले ग्रामीण क्षेत्र की परीक्षा हो, फिर समय अनुसार अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए बाद में ताकि एक सेंटर पे नगरीय क्षेत्र कम से कम बच्चे हों, विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित हो। बिल्कुल, एक सेंटर पे कम से कम बच्चे हों, मिनिमम बच्चे हों, ताकि अगर खतरा होता भी है, फैलता भी है, तो लिमिटेड रहे। जो छोटा कंटेनमेंट जोन बनाने की जो बात पीएम ने कही है। अब ठीक है अमित जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, जो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई की है पिछले 1 साल में, असेसमेंट उसका भी जरूरी है, यह हकीकत है, लेकिन बच्चे एक्स्ट्रा प्रेशर भी ले रहे हैं। एक तो उन्हें डर है कोरोना का, दूसरा डर है पढ़ाई का। पढ़ाई जिस तरीके से पिछले साल में हुई है वो तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरीके से पढ़ाई हुई है, और ऑनलाइन में भी कभी बफरिंग करते हुए, कभी रुक रुक के क्लासेस जैसे हुई, ठीक है, वो हो गया। लेकिन बच्चे एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं, उस प्रेशर को खत्म करना कितना जरूरी है और उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से ये ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, बच्चों का करिकुलम एक्टिविटीज़ जो भी होती थी, जो विद्यालय में जाने का जो पर्पज़ होता था, विद्यालय में पढ़ने का जो बेसिक पर्पज़ था, उनका ओवरऑल विकास जो था वो सारा रुक गया। उसके संबंध में होना चाहिए था कोई प्लान सरकार को या स्कूल को करना चाहिए था कि किस तरह से हम बच्चों को इन्वॉल्व करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। ये सारी चीज़ें हमें करनी थी। योगा सेशंस हैं, किसी भी तरह के एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उनको करना था। उसके संबंध में वो कुछ हो नहीं पाया। तो ये बिल्कुल उनका मानसिक जो रुकाव हुआ है इस वजह, कोरोना काल के अंदर, ये इंटरनेट पे बैठने की वजह से, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो होना जरूर। बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए यही बात है कि सिर्फ एजुकेशन का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि उन्हें कोर्स जो है वो पूरा करवा दें। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या ऑनलाइन विकल्प हो सकता है? ऑनलाइन तो एक माध्यम है और ये हमारी और आप लोगों की सबकी मजबूरियां हैं ऑनलाइन चलाने की। और कहीं ना कहीं कोरोना काल में हम लोगों ने ऑलरेडी CTET, RACIT, नीट और जी, हम लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से कंडक्ट हम लोग करा चुके हैं यहाँ पर, बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी परेशानी के। और रही बोर्ड एग्जाम की बात, उसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, उसके लिए स्कूल को कहीं ना कहीं और ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस टाइम पे कि प्रॉपर सैनिटाइजिंग और बहुत सारी और भी फैसिलिटीज जो हैं हमें ऐसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे कि एग्जाम्स को हम लोग नीट एग्जाम, नरेंद्र जी, नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, इन दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है।
बोर्ड के सेंटर्स जो हैं वो बाड़मेर के, जैसलमेर के सुदूरवर्ती गांव में भी होगा। नीट के सेंटर्स वहां नहीं होते हैं। सर देखिए, मेरा मानना है जीवन की रफ्तार कभी थमती नहीं है, चलती रहती है। फिर हम क्यों रुके और क्यों थमे, क्योंकि चलते रहना ही जीवन है। और मेरा मानना है सर, कुछ ना कुछ हमें प्रयास करना पड़ेगा। नरेंद्र जी, ये अच्छी बात आपने कही कि चलते रहना जीवन है, लेकिन इस बीच बच्चों की सुरक्षा कहीं ज्यादा ऊपर है। बच्चों के जीवन को बचाने को लेकर के ही ये चर्चा हम कर रहे थे। फिलहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का